ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जल गई है। वहां पेंशन सुधार बिल के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने आगजनी और पथराव किया क्योंकि फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 से 64 साल करने का फैसला किया और तय किया कि पूरी पेंशन लेने के लिए लोगों को 43 साल काम करना होगा, जबकि पहले यह समय 42 साल था। फ्रांस के ऊपरी सदन में वहां की प्रधानमंत्री ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास भी करवा दिया, जिसके बाद फ्रांस जल उठा क्योंकि विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस बिल की वजह से उन्हें ज्यादा काम करना होगा और उनकी समय से पहले मौत हो सकती है। इसी वजह से फ्रांस की राजधानी पेरिस जल गई। वहां 10 साल में सबसे उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र 64 साल किए जाने के खिलाफ गुस्सा दिखाया। शुरू में यह प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी तक था, लेकिन बाद में नौबत आगजनी और पथराव की आ गई और पेरिस जल गया। मैक्रोन सरकार के नए पेंशन सुधार बिल ने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक पेरिस की सूरत बिगाड़ कर रख दी। 7,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस पर पथराव कर दिया। मतलब पेरिस प्रदर्शन की आग में जल गया। प्रदर्शन में शामिल लोग न पुलिस से डरे न सरकार से। कुछ लोगों ने सुरक्षा बल के ठीक सामने खड़े होकर बैरिकेड खींचने की कोशिश की और उनकी आंखों में आंखें डालकर चुनौती देते नजर आए। ये लोग न आंसू गैस से पीछे हटे न सैकड़ों पुलिस कर्मियों को देखकर, क्योंकि वो मैक्रोन सरकार के नए पेंशन सुधार बिल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे थे। हजारों की संख्या में जब प्रदर्शनकारी फ्रांस की संसद के सामने इकट्ठा हुए तो सुरक्षा बल के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रदर्शन करने वालों की संख्या हजारों में थी और सुरक्षा बल सैकड़ों में। ऊपर से प्रदर्शनकारी मरने या मारने पर उतारू दिखे। उन्हें देखकर लगा कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि फ्रांस की संसद ने जैसे ही पेंशन बिल पास किया, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि ऊपरी सदन में यह बिल बिना वोटिंग के ही पास करवा लिया गया, जिसका विपक्ष ने सदन के अंदर और जनता ने सदन के बाहर विरोध किया। Why did they not put it to vote for this reform? I'm ashamed of them. सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन रात भर चलता रहा, क्योंकि फ्रांस के हजारों लोगों को लगता है कि इस बिल की वजह से उनकी उम्र घट जाएगी, क्योंकि इस नए बिल के तहत रिटायर होने की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दिया गया। इसके अलावा 2027 के बाद लोगों को पूरी पेंशन लेने के लिए कुल 43 साल काम करना होगा, जबकि इससे पहले उन्हें पूरी पेंशन लेने के लिए 42 साल काम करना पड़ता था। फ्रांस की मैक्रोन सरकार का कहना है कि नए कानून से अगले 60 साल में रोजगार बढ़ेगा और वहां की 30% गरीब आबादी की पेंशन में 2.5 से 5% की बढ़ोतरी होगी। और यही दलील देते हुए मैक्रोन सरकार ने 11 मार्च को यह बिल निचले सदन में पास करवा लिया था, लेकिन ऊपरी सदन में यह बिल पास करवाने के लिए प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 49(3) का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके तहत बहुमत नहीं होने पर सरकार के पास बिना वोटिंग के बिल पास कराने का अधिकार होता है। फ्रांस की पीएम ने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया, जिससे विपक्ष की बिल को लटकाने की कोशिश को झटका लग गया और सदन के अंदर से बाहर तक विरोध शुरू हो गया। फ्रांस के हजारों लोग सरकार की किसी दलील को नहीं मान रहे। उनका कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से उन्हें लंबे समय तक काम करना होगा, जिससे उनकी उम्र घटेगी। बिल का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि सबसे बुरा असर सफाई कर्मियों पर पड़ेगा, जिनमें कचरा उठाने वाले और सीवर साफ करने वाले लोग शामिल हैं, क्योंकि ये लोग दिन में करीब 4 से 5 घंटे तक साफ सफाई का काम करते हैं। सीवर की सफाई करने वाले तो कई घंटों तक ऐसी गैसों के संपर्क में आते हैं जो उनके बीमार होने का चांस बढ़ा देती हैं। और अगर इन लोगों की रिटायर होने की उम्र 2 साल बढ़ा दी गई तो फिर तो उन्हें ऐसी खतरनाक बीमारी हो सकती है कि वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। यानी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो 43 साल तक काम करके सरकार से पेंशन क्या लेंगे। फ्रांस में सफाई करने वाले 57 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और सीवर साफ करने वाले 52 साल की उम्र में। नए बिल के तहत दोनों की रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ जाएगी। और बिल का विरोध करने वालों ने दलील दी कि नए कानून से सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का नुकसान होने वाला है, क्योंकि ज्यादा समय तक काम करने की वजह से उनके बीमार होने का चांस बढ़ सकता है। जबकि सरकार का कहना है कि फ्रांस में काम करने वालों और रिटायर होने वाले लोगों के बीच का अनुपात तेजी से कम हो रहा है, जिसे देखते हुए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर फैसला किया गया। क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूरोप के कई देशों ने रिटायर होने की उम्र बढ़ाई है। इटली और जर्मनी में रिटायरमेंट की उम्र 67 साल है, स्पेन में ये 65 साल है, जबकि ब्रिटेन में रिटायरमेंट की उम्र 66 साल है। और अब फ्रांस भी इन देशों के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। लेकिन इस चक्कर में पेरिस समेत फ्रांस के करीब 200 शहर सुलग उठे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने इजरायल को यह भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ मिलकर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जर्मनी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के बीच ईरान के बढ़ते खतरे पर बात हुई। क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें आई कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इजरायल को खौफ से भर देने वाला दावा किया था। तब पेंटागन ने कहा था कि ईरान 12 दिन में ही परमाणु बम बना लेगा, जिसके बाद इजरायल की भी नींद उड़ गई, क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच की दुश्मनी वक्त गुजरने के साथ बढ़ती जा रही है।
ऐसे में ईरान के हाथ परमाणु बम लगना इजरायल के लिए मौत का फरमान साबित हो सकता है। यही वजह है कि इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को रोकने में जुटा है और इस मुहिम में अब उसके साथ जर्मनी भी खड़ा हो गया है। क्योंकि इन दिनों ईरान और जर्मनी के बीच भी तनाव चरम पर है। जर्मनी ईरान पर इतना भड़का हुआ है कि वो उसे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहता। पिछले महीने ही ईरान में जर्मनी की नागरिकता ले चुके एक आदमी को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे ईरान में 2008 में हुए एक मस्जिद में बम विस्फोट का जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन जर्मनी ने ईरान के इस कदम का सख्त विरोध किया। जर्मनी ने आरोप लगाया कि उसके नागरिक को जानबूझकर निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने भी जर्मनी पर पलटवार करते हुए दावा किया कि उसके यहां हुए हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के पीछे जर्मनी का भी हाथ है। ईरान के इस आरोप पर जर्मनी बुरी तरह भड़क गया। इसके बाद ईरान जब रूस के साथ खड़ा हुआ तो जर्मनी का पारा ही चढ़ गया। उसने साफ कह दिया कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगा तो सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वो रूस जैसे हमलावर का खुलकर साथ दे रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका समेत यूरोप के देश पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। लेकिन ईरान की मदद से रूस को ऐसे घातक हथियार मिल रहे हैं जो यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। इसी वजह से जर्मनी ने भी ठान लिया कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने खुद बेंजामिन नेतन्याहू को यह भरोसा दिलाया। उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे नेतन्याहू से मुलाकात की। खबर के मुताबिक दोनों के बीच हुई बातचीत में ईरान पर बेहद गंभीर चर्चा हुई, जिसमें जर्मनी ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजरायल का पूरा साथ देने का वादा किया। जर्मनी के इस भरोसे के बाद नेतन्याहू ने भी एक बार फिर अपनी कसम दोहराई। Everything necessary to prevent Iran from obtaining nuclear weapons. इजरायल दुनिया के कई देशों को ईरान के खिलाफ एक मंच पर लाने में जुटा है और इसके लिए वो ईरान के परमाणु बम के खतरे से दुनिया को बार बार आगाह कर रहा है। हालांकि ईरान उसके आरोपों को नकारता रहा है। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन बढ़ गई। उन्हें आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और 7 दिन की रिमांड खत्म होने पर मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी की दलील सुनने के बाद अदालत ने उनकी हिरासत 5 दिन और बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया से की गई पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई। अब उनसे दूसरे आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इस बीच दिल्ली में मनीष सिसोदिया का सरकारी बंगला नई शिक्षा मंत्री आतिशी को देने पर सियासी घमासान मच गया। सिसोदिया दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपी हैं और उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनका सरकारी बंगला नई शिक्षा मंत्री आतिशी को दे दिया गया, जिस पर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। तो अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी क्या है अपने आप से पिंड छुड़ाने की मनीष सिसोदिया से? हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का बचाव किया। वो तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में बंद है। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने अपनी सेना के अंदर चीन में बना ड्रोन मार गिराया है, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। यूक्रेन ने दावा किया कि जो ड्रोन उसने मारा वो चीन की कंपनी ने बनाया था और वो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मंडरा रहा था, जिसमें करीब 20 किलो का बम था और यूक्रेन के सैनिकों ने उसे AK-47 से मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की और दावा किया कि ये ड्रोन चीन की कंपनी ने बनाया, जिसके बाद चीन की कंपनी ने भी इस बात की पुष्टि की और माना कि वो ड्रोन उसी ने बनाया था। यही नहीं, उसने जंग के दौरान उसके ड्रोन के इस्तेमाल की निंदा भी की। यूक्रेन की सेना ने भी बताया कि बुगिन 5 नाम का ये ड्रोन जंग में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया और फिर विस्फोटक के साथ उसे यूक्रेन भेजा गया, जो रात के करीब 2 बजे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और यूक्रेन के एक सैनिक ने उसे देख लिया था। चीन के मुगिन 5 ड्रोन को अलीबाबा ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ऑनलाइन $15,000 में यानी भारतीय रुपयों में करीब 12 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने औपचारिक तौर पर यह नहीं कहा कि ड्रोन रूस ने भेजा था, लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा उसी ओर था और चीन की कंपनी का नाम लेकर वो ये बताना चाहता है कि यूक्रेन जंग में चीन की एंट्री हो गई है। जबकि चीन की कंपनी इस घटना की निंदा कर चुकी है। लेकिन एक छोटे से ड्रोन ने यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आने का संकेत दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस ने काला सागर के ऊपर मंडरा रहा एक ड्रोन मार गिराया था, जिसके बाद रूस ने यह दावा किया कि वो ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन था, जिसे अमेरिका ने बनाया था। यानी यूक्रेन में चीन का ड्रोन आया और रूस की समुद्री सीमा में अमेरिका का। यही नहीं, इस सारी उथल पुथल के बीच शी जिनपिंग रूस पहुंचने वाले हैं और उनके इस दौरे पर अमेरिका गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा है।